साउथ कोरिया में 2020 को एक आदमी जेल से बाहर आता है और हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं ये डिमांड करते हुए कि इस आदमी को जेल के अंदर ही रखा जाए। पर क्यों? ये आदमी तो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकल रहा था, तो इतना आउटरेज क्यों? दरअसल ये कोई आम आदमी नहीं है, ये साउथ कोरिया का मोस्ट हेटेड क्रिमिनल है। इसने एक 8 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा किया जो आप सुन भी नहीं पाओगे, और अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू रायू कोल्ड। आज हम बात करेंगे साउथ कोरियाज मोस्ट हेटेड के बारे में। इस केस की विक्टिम एक 8 साल की साउथ कोरियन लड़की है जिसे हम नायंग नाम से जानते हैं। इस बच्ची का असली नाम और इसकी फोटो आज तक रिलीज नहीं हुई फॉर ऑब्वियस रीजंस, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये इंसिडेंट है 11 दिसंबर 2008 का। सुबह के 8:30 बज रहे थे और नायंग अपने स्कूल के लिए पैदल निकल जाती है। नायंग एक चर्च के सामने से गुजर रही होती है कि एक 57 साल का आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। इस आदमी का नाम था चो डू सून। ये नायंग से पूछता है कि क्या तुम चर्च जाती हो? नायंग इस मोमेंट पे थोड़ा सा सहम जाती है और उस सड़क पर इन दोनों के अलावा और कोई था भी नहीं। नायंग उसे नो बोलकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें रोज चर्च जाना चाहिए। इसके बाद वो नायंग को जबरदस्ती घसीट कर उस चर्च के अंदर ले जाता है जिस चर्च के बाहर वो दोनों खड़े थे। वो नायंग को उस चर्च के फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम के अंदर ले जाकर उसका दरवाजा लॉक कर लेता है। नायंग ट्राइड टू फाइट हिम, बट एक 8 साल की बच्ची क्या ही कर लेती। वो आदमी नायंग को एक टॉयलेट सीट पर बैठा देता है एंड फिर उसे फोर्स करता है कि वो उस पर ओरल सेक्स परफॉर्म करे। नायंग के मना करने पर वो आदमी गुस्से से भर गया और उसने नायंग को बहुत बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। He struck her in the face and bit her cheek. उसने नायंग के गालों को इतना जोर से बाइट किया कि उसका वो वाला हिस्सा ऑलमोस्ट उसके चेहरे से अलग हो गया। उसने नायंग का गला दबाया और उसका सर पानी के नीचे तब तक दबाए रखा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। बेहोश हो जाने के बाद उस आदमी ने नायंग के कपड़े फाड़ दिए और उसे सेक्सुअली वॉयलेट करने लगा। उस आदमी ने ना सिर्फ उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को वॉयलेट किया बट उसका कान भी। इमेजिन दैट इफ यू कैन। उसने नायंग के प्राइवेट पार्ट्स में एक टॉयलेट पंप डाल दिया जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन सिवियरली डैमेज हो गए। और इतना ही नहीं, एक पॉइंट पर उस बेचारी के इंटरनल ऑर्गन्स नीचे से बाहर निकलने लगे थे। और इतना सब करने के बाद भी उसने उस बेचारी को अकेला नहीं छोड़ा, उसने दोबारा उसका किया। ये पूरा इंसिडेंट लगभग 30 मिनट तक चला। उसके बाद वो आदमी उस बाथरूम का नल खोल देता है, ये सोच के कि अगर नायंग की बॉडी पे उसका कोई डीएनए, उसका सीमन होगा तो वो उस पानी में गायब हो जाएगा। ये इंसिडेंट साउथ कोरिया में दिसंबर के महीने में हुआ था जब वहाँ बहुत ठंड होती है एंड नायंग एक पब्लिक बाथरूम में बिना कपड़ों के पड़ी है जहाँ पे ठंडा पानी चल रहा है। इट इज हाईली पॉसिबल दैट नायंग कैन फ्रीज टू डेथ। इतना सब करने के बाद वो आदमी उस बच्ची को उसके हाल पर छोड़कर वहां से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पर उसके चले जाने के बाद नायंग हिम्मत करके खुद को उस बाथरूम से बाहर निकालती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इट्स सो सरप्राइजिंग एंड कमेंडेबल कि उस 8 साल की बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया बट फिर भी उसने दम नहीं तोड़ा एंड लकीली उसकी आवाजें किसी ने सुन ली एंड शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल। नायंग का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था एंड वो इतना स्वॉलन था कि उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर्स ने जब उसकी पैंट्स रिमूव की तो उन्होंने देखा कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो उसके प्राइवेट पार्ट्स के थ्रू बाहर आ गए थे। उसका बहुत खून बह चुका था। शी ऑल्सो ब्लड अ लॉट इंटरनली। डॉक्टर्स तो ये देख के हैरान थे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो बच्ची जिंदा है। इट लुक्ड लाइक अ मिरेकल टू देम ऑल। उन्होंने फौरन ही नायंग की सर्जरी शुरू कर दी। उन्हें नायंग का एनस रिमूव करना पड़ा और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल एनस, एक कोलोस्टोमी बैग लगाना पड़ा। कोलोस्टोमी एक ऐसी सर्जरी है जहां आपके एब्डोमेन में एक होल किया जाता है और वो होल लार्ज इंटेस्टाइन के लिए एक ओपनिंग की तरह काम आता है और उस होल पे एक बैग अटैच किया जाता है और उस बैग के अंदर बॉडी का सारा वेस्ट निकल जाता है। ये सर्जरी डॉक्टर्स को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि नायंग के प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ उसका एनस भी डिस्ट्रॉय हो गया था। शी कुडंट डेफिकेट नॉर्मली एंड सैडली दिस वाज परमानेंट। और ये सब तो बस उसकी फिजिकल इंजरीज थी, उसका मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये ड्राइंग जो भी आप देख रहे हो ये नायंग ने खुद बनाई थी उसकी थेरेपी के दौरान।
और इस पर उसने लिखा 60 years in prison। उस 8 साल की बच्ची ने ये ड्राइंग इस उम्मीद और डर में बनाई थी कि अगर वो आदमी 60 साल के लिए प्रिजन चला जाएगा तो वो बाहर आकर वापस उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने उस बाथरूम को सर्च किया तो उन्हें वहां बहुत सारे खून के निशान मिले। उन निशानों को देख के पता चल रहा था कि उन्हें साफ करने की एक नाकामयाब कोशिश की गई है। He actually tried to mop the blood off the floor। उस आदमी ने टॉयलेट के आसपास वाले सारे फिंगरप्रिंट्स को भी साफ कर दिया था, बट लकीली पुलिस को वहां के दरवाजे पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले और क्रॉस वेरिफिकेशन में वो फिंगरप्रिंट्स एक पुराने क्रिमिनल से मैच हुए, 57-year-old चो डू सून। चो कोई आम आदमी नहीं था, उसके ऑलरेडी 17 क्रिमिनल ऑफेंसेस थे। चो का जन्म 18 अक्टूबर 1952 में हुआ था और 1970 में उसने अपनी जिंदगी का पहला क्राइम किया। ही स्टोल अ बाइसिकल। पर उस टाइम चो यंग था और साइकिल चुराना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं था, इसलिए उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। बट चो यहाँ रुका नहीं। 1972 में चो 1 साल और 6 महीने डिटेंशन सेंटर में रहा मनी एक्सटॉर्शन के केस में, और 1977 में वो 8 महीने के लिए जेल में रहा चोरी के इल्जाम में। उम्र के साथ साथ चो के क्राइम्स भी बड़े होते गए। 1983 में जब चो 31 साल का था तो उसने एक 19 साल की लड़की का कर दिया। उस बेचारी लड़की का ट्रीटमेंट 30 दिन तक चला एंड फॉर सम रीजन जैसा सीरियस क्राइम करने के बाद भी चो को सिर्फ 3 साल का प्रिजन टाइम मिला। आई मीन सीरियसली, कोरिया के जो सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट लॉज हैं उन्हें मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। जेल से बाहर आने के बाद भी चो ने काफी वॉयलेंट क्राइम्स किए और एक 60 साल के आदमी को तो उसने इतना मारा कि वो मर गया। और हैरानी की बात तो ये है कि किसी का मर्डर कर देने के बाद भी चो को सिर्फ 2 साल का प्रिजन टाइम मिला। अगर उस टाइम साउथ कोरिया का जस्टिस सिस्टम चोरी और मारपीट तो छोड़ो, अगर और मर्डर के लिए चो को अच्छे से पनिश करता तो 2008 में नायंग के साथ वो सब नहीं होता। नायंग की सर्जरीज के बाद जब हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जब वो बहुत दर्द में थी, उसे 24 घंटे पेन किलर्स पे रखा जा रहा था, तब भी उस बच्ची ने पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद की। नायंग ने उन्हें पूरे इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताया और फोटोज देखकर चो को आइडेंटिफाई भी किया। लॉयर्स ने उसकी सारी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद वो रिकॉर्डिंग उन्होंने पुलिस को भेज दी। आप लोग जरा सोचिए, एक 8 साल की बच्ची के साथ इतना हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। शी मस्ट बी ट्रॉमेटाइज्ड। पर फिर भी उसने सर्जरीज खत्म होने के बाद पुलिस वालों को सारी डिटेल्स दी। She went through the incident again in her head. I mean, in my opinion, she has to be the bravest little girl alive. कोर्ट के अंदर चो बार बार ये आर्ग्यू करता रहा कि वो इनोसेंट है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चो ने ये कहा कि उसने उस दिन किसी को उस बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखा था जिस दिन नायंग के साथ ये सब हुआ था। पर फिर चो ने अपनी थ्योरी बदल दी। वो कहने लगा कि उस दिन वो बहुत ड्रंक था और उसे कुछ भी याद नहीं। बेसिकली चो ये चाहता था कि वो कोर्ट में खुद को फिजिकली एंड मेंटली वीक दिखाकर हैवी पनिशमेंट से बच जाए। चो ने अपने डिफेंस में 300 से भी ज्यादा लेटर्स लिखे जज को, जिसमें उसने क्लेम किया कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो एक बच्ची को नुकसान पहुंचाऊंगा। प्रोसिक्यूटर्स तो ये चाहते थे कि चो को उम्र कैद हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली जज ने चो के क्लेम्स को एक्सेप्ट कर लिया। जज ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उस इंसिडेंट के दौरान वो बहुत ड्रंक था और उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और इस वजह से कोर्ट ने उसे सिर्फ 12 साल का प्रिजन टाइम दिया। आई नो आप लोग भी ये सुनकर उतना ही शॉक्ड हो जितना उस टाइम साउथ कोरिया की पब्लिक थी, बट अपेरेंटली चो को तो ये पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और उसने अपील की कि उसका प्रिजन टाइम कम कर दिया जाए, बट थैंकफुली वो अपील रिजेक्ट हो गई। कोरिया की पब्लिक अंडरस्टैंडेबली उस कोर्ट रूलिंग और प्रोसिक्यूटर से बहुत नाराज थी। सबको ये पता था कि पुलिस ने क्राइम सीन पर देखा है कि किसी ने फिंगरप्रिंट्स मिटाए हैं और किसी ने वो खून भी साफ करने की कोशिश की है। अगर चो इतना ही ड्रंक था और उसे नहीं पता था वो क्या कर रहा है, वो मेंटली इम्पेयर्ड था, तो वो अपने फिंगरप्रिंट्स छुपाने की और अपना खून साफ करने की कोशिश क्यों करता। बट अनफॉर्चुनेटली प्रोसिक्यूटर्स ने इस टू ड्रंक टू रिमेंबर एनीथिंग थ्योरी को चैलेंज नहीं किया और चो को सिर्फ 12 साल का प्रिजन टाइम मिला। चो की फैमिली में उसकी बस एक वाइफ थी और उससे पूछो तो चो दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड था। चो ने शादी के बाद 11 क्राइम्स कमिट किए और उसकी बीवी से पूछो तो कहती है कि वो बहुत अच्छे थे, बस कभी कभी नशे में ऐसा कर देते थे। आई मीन टू बी ब्लाइंड इज बैड बट वर्स इज टू हैव आईज एंड नॉट सी। 12 दिसंबर 2020, अभी लगभग 3 साल पहले
चो अपना प्रिजन टाइम खत्म कर कर बाहर आया और काफी सारे लोग इंक्लूडिंग यूट्यूबर्स प्रोटेस्ट पर उतर आए। कुछ दिन बाद एक आदमी चो के घर के अंदर घुस गया और एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसने चो को मारा। उस इनकाउंटर में चो को ज्यादा चोट नहीं लगी। 2017 के एक इंटरव्यू में नायंग की फैमिली ने बताया कि नायंग ने बहुत पढ़ाई करके KSAT का एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, पर उस बेचारी को बस एक ही बात का डर था कि वो मॉन्स्टर उसे दोबारा ना मिल जाए। एक्चुअली चो और नायंग का जो घर था वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए 2020 में जब चो रिलीज हुआ तो उससे 1 महीने पहले ही नायंग की पूरी फैमिली वहां से चली गई। अगर आपको ये केस फैसिनेटिंग लगा तो मेरे चैनल पर और भी बहुत वीडियोस हैं ऐसी, टू चेक देम आउट। मेरी ज्यादातर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी डिमोनेटाइज ही रहेगी, तो इट वुड रियली हेल्प अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।